हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लेसन जो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक और बहुत ही आसान सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में जो है एक या दो क्वेश्चन आपको आएंगे इस लेसन में से और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, आपको इस लेसन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए, अगर मैं कुछ धातुओं की बात करूं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम, ये सारे के सारे जो धातु हैं और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे धातु जिस रूप में हम इनको देखते हैं इस रूप में नहीं मिलते। यानी कि जब इनको धरती के अंदर खानों में से निकाला जाता है, मतलब खान खोदी जाती है और उसमें से जब इनको निकाला जाता है तो ये इस रूप में नहीं मिलते, ये किसी और रूप में मिलते हैं। ठीक है, जिस रूप में ये मिलते हैं उसको अयस्क कहा जाता है और अयस्क से फिर शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं, जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं या फिर रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, वो यूज करनी पड़ती हैं। तो इस लेसन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन कौन से स्टेप जो है वो उसमें आते हैं और कौन कौन से प्रक्रम जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे लेसन का जो नाम है, नाम हमारे लेसन का हो जाएगा धातुओं या फिर तत्वों भी बोल सकते हैं, है ना, एलिमेंट्स को भी कर सकते हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत तथा प्रकरण। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सिद्धांत पढ़ेंगे कि धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रक्रम यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धातुओं के या तत्वों के वर्गीकरण से, क्योंकि इस लेसन में मेनली मैं धातुओं की बात करूंगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अर्थ के हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि धरती पर पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कौन सी धातु होगी? एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं तत्वों को वर्गीकृत करूं, तत्व जो है, हालांकि हमने ये टॉपिक तो पहले भी पढ़ लिया, तत्व जो है वो तीन भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो होते हैं धातु। ठीक है, धातु किनको कहा जाता है? जिनके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है, आघातवर्धनीयता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो उनको तो धातु कहा जाता है। चलिए देखिए क्या क्या गुण पाए जाते हैं। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता का मतलब ये होता है कि आघातवर्धनीयता, ठीक, इसके अलावा तन्यता। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि जब किसी धातु को ऊपर से पीटा जाता है, यानी कि उसके ऊपर दाब लगाया जाता है, तो वो धातु फैलती है, इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। तन्यता किसको कहते हैं? तन्यता का मतलब होता है कि उसके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गुण धातुओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? Ag हो जाएगा चांदी, Fe हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, सोना हो जाएगा। ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। तीसरे जो हैं, दूसरों को भी पढ़ेंगे हम,
तीसरे जो है वो अधातु हैं। ठीक है, तो अधातुओं के अंदर वो सारे गुण नहीं पाए जाते जो कि धातुओं में पाए जाते हैं, यानी कि इनमें अघातवर्तीयता नहीं पाई जाती, ना तन्यता पाई जाती है, ना इनके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर सामान्यतः नहीं होती है। ठीक, तो फिर इनमें होता क्या है, तो देखिए अधातु जो है वो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर प्रवृत्ति का मतलब कि अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया गया तो ये बिखर जाते हैं। ठीक है, बिखरते हैं, इनमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती, मुलायम होते हैं। ठीक है, कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इलेक्ट्रॉन या तो साझा करते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो उदाहरणों में कौन कौन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, इसके अलावा और बहुत सारी गैसें हैं जो कि जिनको कि हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, तो वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर? बीच की जो श्रेणी है इनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, उपधातु वे होते हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, मतलब कुछ गुण धातुओं के हैं और कुछ गुण जो है वो अधातुओं के हैं, तो दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आप कौन सा उदाहरण हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इसके अलावा बोरॉन भी हो सकता है, इसके अलावा आर्सेनिक हो सकता है, इसके अलावा एंटीमनी हो सकता है, ऐसे। ठीक, तो ये कुछ उदाहरण है और ये एक सामान्य सा वर्गीकरण मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम धातुओं को जो है वो तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस लेसन में वो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है कि जो धातु है वो अगर अर्थ की क्रस्ट पर देखें, यानी कि पृथ्वी के अंदर देखें, सरफेस के नीचे, ठीक है, तो धातुएं जो है वो दो अवस्था में पाई जाती हैं भाई। एक तो होती है मुक्त अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में फ्री स्टेट बोलते हैं, मुक्त अवस्था, और दूसरी होती है संयुक्त अवस्था, जिसको हमने कहा कंबाइंड स्टेट। ठीक, मुक्त अवस्था का मतलब ये होता है कि मुक्त अवस्था का मतलब कि ये धातु जो है जिस रूप में हम उसको देखते हैं सामान्य जीवन में, लगभग उसी रूप में पृथ्वी के अंदर मिलती है। ठीक, कैसे? जैसे सोना है Au, तो Au को जब तुम देखोगे तो Au जिस रूप में है ना, उसी रूप में वो धरती को खोदकर जहां पर भी सोना पाया जाता है वहां से उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो किसी के साथ संयोग नहीं करता और वो किस रूप में रहता है, अकेला ही अपनी अवस्था में रहता है। ठीक, मुक्त अवस्था में। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी अन्य तत्व के साथ संयोग नहीं करते। ठीक है, सहयोग नहीं करते, तो ये तो इनकी खासियत है। इसमें Au हो सकती है और दूसरी मेटल जो है वो प्लेटिनम हो सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं संयुक्त अवस्था वाली धातुओं की। तो संयुक्त अवस्था का मतलब ये हुआ कि ऐसी धातुएं जो पृथ्वी के सरफेस में जब उनको खानों में से निकाला जाता है तो वो किसी अन्य तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में रहती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्युमिनियम जो है वो Al2O3.2H2O, ये इस अवस्था में पृथ्वी में पाया जाता है। यानी कि देखो एल्युमिनियम अपने को अकेला, एल्युमिनियम अपने काम का है ना, धात्विक रूप में अकेला एल्युमिनियम जो है वो उपयोग में लाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर ये किस रूप में पाया जाता है,
Al2O3 डॉट 2H2O के रूप में। समझ में आई बात? तो मतलब ये हुआ कि ये इस रूप में पाया जाएगा, इसका मतलब कि संयुक्त रूप में पाया जाएगा, अकेला नहीं मिलेगा, इसके साथ एक्स्ट्रा चीजें और मिलेंगी। ठीक ऐसे ही देखो, जैसे कॉपर की बात करते हैं CuFeS2 यानी कि कॉपर तांबा, तांबा अपने को उपयोग में लाना है, लेकिन उसके साथ Fe और सल्फर जो है वो संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, साथ मिलेंगे। क्लियर है? फिर देखो इसके अलावा कॉपर CuFeS2 के अलावा आयरन को अगर निकालना है तो Fe2O3 हेमेटाइट Fe2O3। ठीक इसके अलावा जिंक को अलग करना है तो ZnS यानी कि सल्फाइड के साथ रहेगा। ठीक फिर इसके अलावा प्लम्बस को लेड को अलग करना है तो PbS इसके रूप में रहेगा। मतलब ये हुआ कि ये धातुएं जो हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त का मतलब कि किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करके और उस अवस्था में पाई जाएगी। क्लियर है ना? चलिए अब देखो भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं जो हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अच्छा, जो मुक्त अवस्था में है, जो मुक्त अवस्था में, जो फ्री स्टेट में है, उसको तो फिर किसी चीज से अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी प्योर फॉर्म के अंदर, जिस रूप में है उसी रूप में उपयोग में ले लिया जाएगा। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं उनसे अलग करना पड़ेगा। ठीक है, उनसे अलग करना पड़ेगा, और इस अलग करने के प्रोसेस को ही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त अवस्था में जितनी भी धातुएं हैं उनमें से जो मुख्य धातुएं हैं उनको हम पढ़ेंगे कि उनको कैसे पृथक किया जाता है। ठीक, चलिए तो यहां देखो भाई, इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ शब्द हैं जो मैं बार बार उपयोग में लाऊंगा इस लेसन के अंदर, तो आपको देखना है कि वो क्या है। सबसे पहले एक चीज है खनिज। खनिज, ठीक है, इसको तो बस यहीं पे पढ़ना है कि खनिज क्या होते हैं। ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि खनिज क्या होते हैं। खनिज वो चीजें होती हैं जो धरती को खोद कर निकाली जाती हैं। ठीक है, खनिज जो शब्द बना वो खान से बना, खान में से जो निकालते हैं ना, धरती को खोद कर एक खान बनाते हैं, उस खान में से जो चीजें निकलती हैं वो खनिज होती है। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं खानों से प्राप्त। क्लियर? अब हम बात करते हैं अयस्क की। तो फिर अयस्क क्या चीज है? ठीक है, ये वर्ड बार बार आएगा, तो अयस्क के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि अयस्क क्या होते हैं। तो देखो भाई, अयस्क जो है वे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सके। ठीक है, मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि ऐसे खनिज जिससे धातुएं प्राप्त होती हैं, उन खनिजों को क्या कहा जाएगा? अयस्क कहा जाएगा। क्लियर? तो उनको हम अयस्क कहेंगे। अब देखिए गैंग। ठीक है, गैंग किसको कहा जाता है? तो आपने ये ध्यान देना है कि भाई अयस्क के साथ जब जो धातु होगी उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी तो होंगी। उसके साथ जब धरती में से जब उसको अपन निकालते हैं तो उसके साथ रेत भी होगा, कंकड़ पत्थर भी होंगे, मिट्टी भी होगी, है ना, और बहुत सारी दूसरी अशुद्धियां भी होंगी। तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ आएंगी अशुद्धियों के रूप में, उन सब अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, गैंग। और या फिर इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं कि गैंग और मैट्रिक्स जो है वो क्या चीज होती है, अयस्क क्या होते हैं ये याद रखना है, और खनिज क्या होते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो धातुएं हमें सामान्य हम
जीवन में उपयोग में लाते हैं उन धातुओं के अयस्क कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए अयस्क जो है उनको कुछ मुख्य अयस्क हैं, वो मैं आपको यहाँ नाम लिख पा रहा हूँ। इसके अलावा एक पूरी सारणी आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, उस पूरी सारणी को आप अपनी नोटबुक में बनाओगे और मुख्य जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनको आपने याद कर लेना। ठीक, तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं धातु और यहाँ हम अयस्क लिख देते हैं और यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं कि उसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, धातुओं में सबसे पहले आता है एल्युमिनियम, अयस्क का नाम है बॉक्साइट और सूत्र क्या हो जाएगा इसका Al2O3.2H2O। ठीक है, इसके अलावा एक और अयस्क होता है क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट में होगा Na3Al(F6). ठीक, क्रायोलाइट के अलावा फेल्सपार भी होता है, कायोलोनाइट होता है, अब्रक होता है, कोरंडम होता है, कोरंडम। ठीक है, कोरंडम, तो इसका फार्मूला हो जाएगा Al2O3। क्लियर। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इसमें कॉपर। तो कॉपर के अंदर देखिए पहला अयस्क जो होगा CuFeS2, यहां लिख देता हूं CuFeS2। तो ये CuFeS2 जो है इसको बोला जाता है कॉपर पाइराइट। ठीक है, एक होता है Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। ठीक है, एक होता है Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्राइट। ठीक, फिर हम बात करते हैं आयरन की, Fe। तो आयरन में आपको याद रखना है हेमेटाइट Fe2O3। एक होता है FeS2, इसको बोलते हैं आयरन पाइराइट। फार्मूला होता है FeS2। ठीक, आयरन के कुछ और भी हैं, ये मैं मिटा देता हूं इनको। तो आयरन के अंदर Fe3O4 भी होता है, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होगा Fe3O4। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं मैं, वैसे ये बहुत सारे हैं, आपको इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, ये सारे याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में देखो जिंक का आपको याद रखना है जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड जो होता है वो होता है ZnS। एक होता है जिंकाइट ZnO। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर Pb आ जाता है, प्लम्बस, इसका अयस्क होता है गैलेना। तो फार्मूला होता है इसका Pbs। चांदी Ag का अयस्क होता है हॉर्न सिल्वर, फार्मूला होता है AgCl। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे Hg जो पारा होता है ना उसका, तो पारे का जो अयस्क है उसका नाम होता है सिनेबार HgS। ठीक, तो ये कुछ मेन अयस्क जो है मैंने आपको लिखवा दिए। अयस्कों का ही एक और वर्गीकरण होता है, जिसमें अयस्कों को उनकी प्रकृति के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, तो वो जो वर्गीकरण है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है और कैसे अयस्कों को बांट दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट जो है ये आपको मैंने बताए हैं। ये आपको आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है इस लेसन की, उस टेबल में मिलेंगे और वो पूरी की पूरी सारणी जो है वो आपने अपनी नोटबुक में बना लेनी है। ठीक है भाई, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। कल के वीडियो में मैं आपको अयस्कों के बारे में दोबारा कुछ और नई चीजें बताऊंगा और इसके अलावा फिर हम जो प्रक्रम है धातुओं को निष्कर्षित करने का, वो प्रक्रम क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।